डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट रमन स्पेक्ट्रम। यहाँ नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रमन स्पेक्ट्रम को शो करेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन H2 है, फिर O2 है, फिर N2 है और फिर है ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमें क्या देखना था, रमन स्पेक्ट्रम में रमन एक्टिव मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, उनकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। तो ये जितने भी हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इन सब की पोलराइजेबिलिटी में चेंज होगा। ये सब मैंने आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब लिया था, क्लासिकल थ्योरी जब समझाई थी, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था कि मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में कैसे चेंज होता है। तो इन सब में अगर हम देखें, इन सब का डाइपोल मूवमेंट जीरो है। ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये नॉन पोलर से ये पोलर हो जाते हैं, तो वो जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसी दौरान इनमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। तो इसलिए जितने भी ये हैं हमारे ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों ही रमन स्पेक्ट्रम देंगे, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो भले ही इनमें डाइपोल मूवमेंट इनका जीरो है, भले ही ये नॉन पोलर है, लेकिन रमन स्पेक्ट्रम जो है ये तीनों के तीनों एग्जिबिट करेंगे। तो ये इंफ्रारेड इनएक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड में हमने ये पढ़ा था कि डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, या डाइपोल मूवमेंट किसी वाइब्रेशन के दौरान उनकी डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए। तो ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये इंफ्रारेड इनएक्टिव होंगे, लेकिन ये रमन एक्टिव होंगे। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रमन स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग, यानी कि जो रमन इफेक्ट है हमारा, अकर्स ड्यू टू डैश ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द स्कैटरिंग मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच में एनर्जी का क्या होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगी, क्या एब्जॉर्प्शन होगा, क्या एक्सचेंज होगा, या नन ऑफ दीज। तो हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से कि रमन इफेक्ट हमें तब देखने को मिलता है जब फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि जिस एनर्जी का ये फोटोन इस मॉलिक्यूल पर पड़ता है और ये मॉलिक्यूल इस फोटोन को जब स्कैटर्ड करेगा, तो स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी या तो इंक्रीज करेगी या फिर वो डिक्रीज करेगी। तो या तो ये फोटोन इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगा या इस मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेगा। तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमें रमन स्कैटरिंग देखने को मिलती है या रमन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द सिलेक्शन रूल्स फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है यहाँ पर, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इसका जो हमारा सिलेक्शन रूल होगा वो डेल्टा जे 0 +-2। तो 0 से 0 आता है डेल्टा जे 0 रिले लाइन के लिए, और +-2 आता है हमारे रमन लाइन्स के लिए। तो ये सब कुछ मैंने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा समझाया था, तब आप ने देखा भी होगा। और अगर आपने नहीं देखा है, देखो बेटा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ गए हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सिर्फ रटना नहीं है आपको, अगर आपको पास कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कि रमन लाइन्स ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड। तो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड वाली कौन सी होती है, स्टोक्स लाइन्स। आप रमन स्पेक्ट्रम को बस इतना ध्यान रखिए कि रमन स्पेक्ट्रम ये है, बीच में इसमें होती है रेले लाइन, ठीक है। इधर की साइड हमें मिलती हैं स्टोक्स लाइंस और इधर की साइड हमें मिलती हैं एंटी स्टोक्स लाइंस, और एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर की साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हम बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इनवर्स में है ये। तो यहाँ इधर से इधर की साइड ये इंक्रीज करी, तो ये हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी साइड है और ये हमारा हायर फ्रीक्वेंसी साइड है। तो बस आप इतना, ये फिगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड है वो हमें स्टोक्स लाइन मिलेंगी और हायर फ्रीक्वेंसी साइड पर हमें एंटी स्टोक्स लाइन्स मिलेंगी। तो इसका आंसर हमारा स्टोक्स हो जाएगा। फिर है द सेपरेशन बिटवीन ईच रोटेशनल लाइन इन केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम। ये भी मैंने आपको समझाया था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4B। मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में रेले लाइन है और यहाँ पर हमें जो पहली एंटी स्टोक्स मिले या पहली स्टोक्स मिले, इनके बीच का डिफरेंस तो होता है 6B, ये भी और ये भी, ठीक है। और इसके बाद जो लाइंस मिलती हैं, यहाँ मिले चाहे इधर मिले, तो और ये जो डिफरेंस है इन दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस ये है 4B। हर दो लाइंस के बीच का डिफरेंस आपको 4B मिलेगा, चाहे वो एंटी स्टोक्स लाइंस हो और चाहे वो स्टोक्स लाइंस हो। तो ये सारा डिफरेंस जो है वो 4B होगा। तो पहली स्टोक्स या पहली एंटी स्टोक्स
में और रेले लाइन में जो डिफरेंस है वो 6b का होता है। बाकी जो दोनों स्ट्रोक्स हैं या दो एंटी स्ट्रोक्स लाइंस हैं कोई भी, उनमें 4b का डिफरेंस होता है। तो ये पूछा है ना कि ईच रोटेशनल लाइन, और कौन से स्पेक्ट्रम में, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में। देखिए जब एमसीक्यूज आएंगे तो वो बताएंगे तो है नहीं कि वो रमन से पूछे हैं या रोटेशनल से पूछे हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रम लिखा है या रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम लिखा है। अगर लिखा होता रोटेशनल स्पेक्ट्रम तब आपका करेक्ट ऑप्शन 2b होता। ये मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रम जब समझाया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब बताया था कि हर लाइन के बीच का डिफरेंस वहां पर 2b इक्वी स्पेस्ड लाइन होती है वहां पर। और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो रोटेशनल लाइंस के बीच का डिफरेंस 4b होता है। और अगर ये पूछते कि रेले लाइन से कितना डिफरेंस होता है फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस या एंटी स्ट्रोक्स का, तब हम लिखते 6b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4358 एंगस्ट्रॉम लाइन ऑफ मर्क्यूरी एक्साइट्स अ सैंपल, यानी एक सैंपल के को वो एक्साइट कर दे रही है इस लाइन की जो लाइन फ्रीक्वेंसी वाली, ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लैम्डा दिया हुआ है। तो जो सैंपल को एक्साइट कर रही है इसका मतलब वो एक्साइटिंग लाइन है, यानी हम इंसिडेंट रेडिएशन है वो, यानी मॉलिक्यूल पर हमने जो रेडिएशन डाला उसकी जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है 4358 एंगस्ट्रॉम। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, एंगस्ट्रॉम में अगर दी हुई है तो इसका मतलब वो वेवलेंथ दी हुई है। तो ये जो एक्साइट्स अ सैंपल है, या तो ऐसे आता कि एक्साइटिंग लाइन की वेवलेंथ, तब भी वो इंसिडेंट रेडिएशन होता। और अगर एक्साइट्स अ सैंपल लिखा है तब भी वो इंसिडेंट रेडिएशन है। फिर क्या लिखा है, अ रमन लाइन वाज ऑब्जर्व्ड एट इतना 4435 एंगस्ट्रॉम। तो रमन लाइन जो हमें मिल रही है वो इतने एंगस्ट्रॉम पे मिल रही है। व्हाट विल बी द रमन शिफ्ट इन सेंटीमीटर इनवर्स। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है, और रमन शिफ्ट का तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि न्यू इंसिडेंट माइनस न्यू स्कैटर्ड, और स्कैटर्ड लाइन क्या है यहाँ पर, रमन लाइन्स हैं, ठीक है। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो ये न्यू आई क्या होती है, या तो ये रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या हम इसको एक्साइटिंग लाइन की या इंसिडेंट फोटोन जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन था उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है, यानी सेंटीमीटर इनवर्स में ये वैल्यू है। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 4358 एंगस्ट्रॉम जो स्टार्टिंग में दी हुई थी, और जो रमन लाइन है यानी स्कैटर्ड रेडिएशन जो है हमारा, वो रमन लाइंस होती हैं, उसकी भी वेवलेंथ दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन वेवलेंथ को सबसे पहले हम सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करेंगे और बस फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो अगर हमें लैम्डा को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज, पहले तो हम एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर इनवर्स में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो अगर 4358 एंगस्ट्रॉम है तो, और अगर हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 4358 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻8 से, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब देखो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। सेंटीमीटर इनवर्स का क्या मतलब होता है कि 1/सेंटीमीटर लिखा हुआ होना चाहिए, इसी का मतलब तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया10⁻⁻1। तो बस हमें क्या करना है, हमें करना है 1/4358 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम, फिर हमें माइनस करना है 1/4435, इसको भी हमें 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, डेल्टा जो लैम्डा है, क्योंकि लैम्डा और वेव नंबर में डिफरेंस क्या होता है भाई, लैम्डा जो हमारी न्यू बार होती है उसको हम 1/λ ही तो लिखते हैं, और हमें न्यू बार की टर्म में तो चाहिए नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स में ही तो चाहिए। तो अगर लैम्डा हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर मतलब एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो हमें न्यू बार करना है तो 1/λ करना पड़ेगा, बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में अपने आप आ जाएगा। तो जब आप इस वाले पहले वाली डिजिट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22946, ठीक है। माइनस करेंगे और जब आप इस वाली को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आंसर होगा आपका 22547, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो बस आपको क्या करना है, एक्साइटिंग लाइन की जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो लैम्डा था उसको पहले फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आपने चेंज किया, फिर रमन लाइन को भी आपने वेव नंबर में चेंज किया और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी न्यू इंसिडेंट में से आपने न्यू बार स्कैटर्ड लाइट जो थी वो
माइनस की, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो 399 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, अगर एंगस्ट्रॉम में आपको वैल्यू दी है तो पहले उसे आपको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर इन्होंने रमन शिफ्ट एंगस्ट्रॉम में ही पूछा होता तब तो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रमन शिफ्ट पूछा है और वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही पूछेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि लैम्डा और न्यू बार एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ये मैंने बहुत अपने प्रीवियस वीडियो में जब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की तभी समझाया था आपको, तो इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको किसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following vibrational modes of CO2 molecule is Raman active? अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा रमन एक्टिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, हालांकि अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से नहीं समझाया आपको। ये पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की पर डिपेंड करता है ये सब कुछ, कि उसका साइज, उसका शेप, उसका डायरेक्शन क्या है, तो उससे हमें मालूम पड़ता है रमन एक्टिव है कि नहीं है। पर वो थोड़ा एमएससी लेवल का है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं समझा था। लेकिन हाँ, क्लासिकल थ्योरी समझाते समय थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशन के दौरान पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर पोलराइजेबिलिटी में चेंज हो रहा है तो वो रमन एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ यहाँ पर। ये हमारा मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बार इन दोनों, जो भी ये सी और ओ के बीच का डिस्टेंस है, एक बार ये एक्सपैंड करेगा बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, ठीक, और एक बार क्या होगा, दोनों बॉन्ड कंप्रेस हो जाएंगे, यानी इस तरीके से बार बार ये होता रहेगा। एक ये बार बार मतलब दोनों ऑक्सीजन कार्बन से दूर जाते रहेंगे और दोनों ऑक्सीजन कार्बन के पास आते रहेंगे। इसको हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ये आपने जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हो तो उसमें आपने समझा भी होगा, मोड्स ऑफ कैसे हम वाइब्रेशन के मोड्स देखते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करा रहे हैं तो दोनों ही बॉन्ड एक साथ लंबे होंगे और दोनों ही बॉन्ड एक साथ छोटे होंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, हम बोल रहे थे कि पोलराइजेबिलिटी चेंज होनी चाहिए तब वो रमन एक्टिव होगा। तो अब हमने सपोज ये वाले मॉलिक्यूल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऐसे लगाई, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाई है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाइए तो क्या होगा, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला हमें सी डबल बॉन्ड जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को अब ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा डिस्प्लेस होने के लिए। हम क्या कर रहे थे, पोलराइजेबिलिटी को कैसे चेंज होता हुआ दिखा रहे थे कि मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस हो रहे थे, यानी कि जो अब इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पोल इधर की साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर की साइड डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इस बॉन्ड के, और जो न्यूक्लियस होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, वो इधर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव से दिखा देती हूँ। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है बेटा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया है मैंने, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, ये भी कोई चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और फिर क्या होगा, यहां पर भी हम यही दिखा सकते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, मैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ और न्यूक्लियस ऐसे, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, जब हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, अब क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग का मतलब हुआ अगर अब की बार यहाँ पॉजिटिव था तो अब सेकंड टाइम थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब उसका पोल जो होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोल हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोल हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव पोल की तरफ जाते हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ जाएंगे और न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा। और ऐसे इस बॉन्ड में भी होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और न्यूक्लियस जो है इधर आ जाएगा। फिर चेंज होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऑसिलेटिंग है, फिर से ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव होगा, तो फिर ये ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक, फिर ये नीचे वाली। तो बार बार जब ये डाइपोल मूवमेंट चेंज, सॉरी डाइपोल मूवमेंट कह रही हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है, क्योंकि वो ऑसिलेटिंग है इसलिए वो चेंज हो रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डिस्प्लेस हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी बार बार। अगर पॉजिटिव पोल इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव पोल इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मोशन पर या उनके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली हो पा रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे जो पोलराइजेबिलिटी जिसको हम अल्फा से दिखा रहे थे वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जब ये
फैला बॉन्ड यानी स्ट्रेच किया यानी एक्सपैंड किया तो डिस्टेंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बढ़ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्पेस मिल गया डिस्प्लेस होने के लिए। अच्छा, अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो अब यहाँ पर उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे जितना इजीली यहां पर कर पा रहे थे, करेंगे तो यहां पर भी, लेकिन उतना इजीली नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे इस केस में पोलराइजेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये बार बार कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है लगातार, तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती चली जा रही है। तो क्योंकि पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है इसलिए ये रमन एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है, जो CO2 की सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमारी IR इनएक्टिव होती है, वो यहां पर रमन एक्टिव होती है, और ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। एक रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो MSc लेवल में मैंने आपको नहीं समझाया है। तो सेंट्रोसिमेट्रिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उनमें क्या होता है, जो भी मोड IR इनएक्टिव होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे रमन एक्टिव होते हैं सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए। जितने भी मोड्स IR इनएक्टिव होंगे वो रमन एक्टिव हो जाते हैं, और जितने रमन इनएक्टिव होंगे वो IR एक्टिव हो जाते हैं। तो खैर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि CO2 मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन कौन सा वाला मोड रमन एक्टिव है, सिर्फ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला। क्योंकि ये बेंडिंग और एसिमेट्रिक वाले हैं, ये रमन इनएक्टिव है, क्योंकि इनमें पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का जो साइज है वो फिर चेंज हो रहा है। तो वो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड का साइज वगैरह हम कैसे, वो सब MSc लेवल में डिस्कस करना है मेरे को, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो बस आप इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी स्टोक्स लाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। अब एंटी स्टोक्स लाइंस कैसे मिल रही थी हमारी, एंटी स्टोक्स लाइंस हमें मिलेंगी जब मॉलिक्यूल जो है एनर्जी देगा फोटोन को। देखो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, वही स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये और ये स्टोक्स लाइंस हैं और ये एंटी स्टोक्स, और मैंने बताया ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, हायर फ्रीक्वेंसी साइड पर हमें जो है एंटी स्टोक्स लाइन मिल रही है, हायर फ्रीक्वेंसी साइड्स पर मिल रही है, इसका मतलब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी, एनर्जी भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है, ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेडिएशन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा हुई कैसे भाई, ये रेडिएशन आया, मॉलिक्यूल से टकराया और ये स्कैटर्ड हो गया, और स्कैटर्ड कैसे हुआ, ज़्यादा एनर्जी के साथ। पहले एनर्जी कम थी, अब ज़्यादा हो गई। ज़्यादा कैसे हुई, जहाँ कहाँ से आई वो एनर्जी, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल ने इसको एनर्जी दी होगी। तो इस केस में मॉलिक्यूल की एनर्जी तो हो जाती है हमारी कम और रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूल क्योंकि फोटोन को एनर्जी दे देता है, इसलिए हमें एंटी स्टोक्स लाइंस मिलती हैं। ठीक, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, हायर फ्रीक्वेंसी साइड मिल रही है एंटी स्टोक्स लाइंस, इसलिए इनकी एनर्जी भी ज़्यादा है। एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल से जब टकराया होगा तो मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी इसको दी हुई होगी। ठीक, नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेले स्कैटरिंग इज। अब रेले स्कैटरिंग की फ्रीक्वेंसी, रेले स्कैटरिंग मैंने आपको यहाँ दिखाई है, रेले स्कैटरिंग इक्वल टू ओरिजिनल होती है। जब हमारा मॉलिक्यूल से ये रेडिएशन टकराएगा तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इलास्टिक स्कैटरिंग हुई है, कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हुआ फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में। तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही नहीं हुआ तो जिस एनर्जी के साथ ये टकराया था उसी एनर्जी से ये स्कैटर्ड भी हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो एनर्जी सेम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो एक जैसे ही होते हैं, E=h दिखाते हैं हम। तो अगर एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी भी घटेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये इक्वल टू ओरिजिनल रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द रमन लाइंस ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड। तो अब वही हायर फ्रीक्वेंसी वाली क्या हो जाएंगी, एंटी स्टोक्स। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये और ये इस तरह की लाइन। ठीक है, तो ये हायर फ्रीक्वेंसी साइड है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी साइड है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइंस इज हायर, इसका आंसर होगा हायर। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बना के भी दिखाया था, हमेशा स्टोक्स लाइंस को हम थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, ठीक है, और एंटी स्टोक्स लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी तो होती है रेले लाइन की, उसके बाद होती है स्टोक्स लाइंस की, उसके बाद होती है एंटी स्टोक्स लाइंस की, क्योंकि स्टोक्स लाइंस हमारे जो हैं ग्राउंड लेवल से शुरू होते हैं, और ग्राउंड लेवल पर क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हायर आएगा आंसर। फिर है इन रमन इफेक्ट वी स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ। अब हम स्कैटरिंग किसकी पढ़ रहे हैं, एटम्स की तो नहीं पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की नहीं पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोटोन की, यानी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। और रेडिएशन किससे मिलकर बना है, फोटोन से, तो इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोटोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a substance is irradiated with a monochromatic light, the scattering light may contains lines of। अब ये क्या कह रहा है कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, या कोई सब्सटेंस है, इस पर हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, ठीक है। अब वो स्कैटरिंग लाइट है, जो भी स्कैटर्ड तो करेगा ये, ठीक है, स्कैटर्ड कर रहा है, तो उसमें जो लाइंस होंगी या उसका जो रेडिएशन जो यहाँ पर स्कैटर्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है। तो क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल इससे टकराता है तो दो तरीके के कोलिजन हो जाते हैं, मतलब ये रेडिएशन जब मॉलिक्यूल से टकराता है तो दो तरीके के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में दोनों के बीच में कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाली थी वो उसी फ्रीक्वेंसी से निकल जाती है, उसी फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड हो जाती है। तो इसका मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट भी हमें मिलेगी यहां पर, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली भी मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुए तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ भी सकती है और मॉलिक्यूल की एनर्जी घट भी सकती है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है और फ्रीक्वेंसी घट भी सकती है। तो इसका मतलब हायर फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, लोअर फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है, ठीक है। और फिर जब तीनों ही मिल सकती हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अब तीनों पे तो नहीं लगाएंगे करेक्ट, तो लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है, एनी ऑफ द अबव, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एनी ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक। फिर है द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स इज कॉल्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनइलास्टिक कोलिजन में हमें या तो हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी का रेडिएशन देखने को मिलेगा या लोअर फ्रीक्वेंसी या लोअर एनर्जी का रेडिएशन देखने को मिलेगा, और इसी को हम रमन स्कैटरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन से हमें या इनइलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है वो रमन स्कैटरिंग कहलाती है, ठीक है। अगर यहाँ होता इलास्टिक स्कैटरिंग तो वो हमारी रेले स्कैटरिंग कहलाती है, ठीक। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पर नहीं बेस्ड है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट पर नहीं बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पर नहीं बेस्ड है, ये बेस्ड है स्कैटरिंग, क्योंकि हम शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ स्कैटरिंग स्कैटरिंग और स्कैटरिंग ही पढ़ते आ रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर मोस्ट इंटेंस। अब ये देखो हमने यहाँ पूछा है मोस्ट इंटेंस कौन सी होंगी, वो होंगी हमारी रेले लाइंस। रेले लाइंस को जब भी हम बनाते हैं तो हम ऐसे बना देते हैं, स्टोक्स लाइंस ऐसी और एंटी स्टोक्स ऐसी, तो इंटेंसिटी इस लेंथ के बेस पर ही बताते हैं। तो रेले लाइन जो होगी हमारी वो मोस्ट इंटेंस होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व्ड बाय, तो क्योंकि हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बात कर रहे हैं, रमन स्कैटरिंग बात कर रहे हैं, तो ये सर सीवी रमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस। हाँ, हमने वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस भी देखे थे, रोटेशनल एनर्जी चेंजेस भी देखे थे, दोनों ही देखे थे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक। दोनों के बारे में हमने वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम भी देखा, हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम भी देखा, और वैसे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम भी होता है, लेकिन वो फिर एमएससी लेवल का है, इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रमन स्कैटरिंग कंसिस्ट ऑफ। अब रमन स्कैटरिंग में हमें जो लाइंस देखने को मिलती हैं वो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस होती हैं, या तो हायर फ्रीक्वेंसी की लाइंस मिलेंगी या लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइंस मिलेंगी। तो रेले लाइंस तो मिलेंगी नहीं, रेले स्कैटरिंग अलग स्कैटरिंग है जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट है द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रमन आर कॉल्ड। तो रमन ने जो ऑब्जर्वेशन देखा था उसको हम रमन इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, देखिए आ गया ये क्वेश्चन, अगर कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा तो हमें किस टाइप की स्कैटरिंग मिलेगी, हमें मिलेगी रेले स्कैटरिंग। इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमें रमन स्कैटरिंग मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू बी रमन एक्टिव अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव। अगर रमन एक्टिव होना है मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी, और उस पोलराइजेबिलिटी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये रमन एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी होना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टोक्स लाइंस रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बार। अब देखो हमने जो पढ़ा, हमने तो न्यू बार, सॉरी डेल्टा न्यू बना दिया मैंने, न्यू बार स्टोक्स पता है, मैं खाली एस लिख दे रही हूँ, स्टोक्स नहीं लिख रही हूँ। उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती थी कि हमने बोली थी न्यू जीरो बार और माइनस डेल्टा न्यू बार, हमें तो ये इक्वेशन याद है, ठीक है। और एंटी स्टोक्स के लिए क्या होती थी, एंटी स्टोक्स के लिए मैं ए एस लिख दे रही हूँ, फिर से न्यू बार इज इक्वल टू न्यू जीरो प्लस डेल्टा न्यू बार, ठीक। अब यहां से अगर हमें स्टोक्स लाइंस के
के लिए रमन शिफ्ट निकालना है, यानी स्टोक्स लाइंस के लिए हमारे ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। और रमन शिफ्ट क्या है? डेल्टा न्यू बार। तो देखो डेल्टा न्यू बार माइनस का है यहाँ पर, अगर मैं इसे इधर ले जाऊं और इसे यहां ले आऊं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा न्यू बार न्यू जीरो बार माइनस स्टोक्स। भाई ये न्यू बार स्टोक्स जो है यहाँ पर प्लस का, इधर के हट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमने ये माइनस कर दिया। ये माइनस का है यहाँ पर, डेल्टा जो शिफ्ट है हमारा इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये स्टोक्स लाइंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है और एंटी स्टोक्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है। अब देखो नीचे एंटी स्टोक्स के लिए पूछिए, एंटी स्टोक्स के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि ये प्लस का है मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, मैं सिर्फ न्यू बार को इधर ले जाऊंगी, ये भी प्लस का है इसको भी एज इट इज रहने दो। जब न्यू बार को हम इधर की साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा न्यू बार यहाँ पर न्यू बार एंटी स्टोक्स माइनस न्यू बार 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो गया। और अब ये आई थिंक लास्ट स्लाइड बची है हमारी। A sample was excited by the 2 into 10 to the power 3 एंगस्ट्रॉम। देखो एक्साइटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेले लाइन या इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, जहां भी एक्साइटिंग लाइन लिखा हो तो वो रेले लाइन होगी या उसको इंसिडेंट रेडिएशन मान सकते हैं। और ये भी वेवलेंथ दी हुई है, देखो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ना, तो ये वेवलेंथ दी हुई है। फिर क्या पूछा है? द फर्स्ट, फिर क्या बोला है, मतलब द फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन appears at a spacing of 400 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रॉम रेले लाइन, यानी रेले लाइन से वो हमें इस स्पेस पर मिली फर्स्ट एंटी स्टोक्स। अगर इस स्पेस पर मिली, रेले लाइन से मिली है, मतलब ये और ये जो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? रमन शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट हुआ है? तो ये 400 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिली, तो ये डेल्टा न्यू की बार की वैल्यू दे रखी है। अब इन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस। अब ये वाली यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रोक्स लाइंस मिली होगी, तो जो ये पहला डिफरेंस होता है, ये तो यहाँ पर भी हमारा सेम, मैंने बताया था ना ये 6b का होता है और ये भी 6b का, दोनों का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, बस पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी इस न्यू जीरो से, और ये नेगेटिव वैल्यू यानी न्यू जीरो प्लस 6 भी हो जाएगा इस लाइन के लिए, और इसके लिए न्यू जीरो माइनस 6 भी हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी अगर यहाँ पर 400 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल रही है फर्स्ट लाइन, तो हमें इधर की साइड भी यानी स्टोक्स लाइंस भी हमें 400 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही मिलेगी। इसका मतलब स्टोक्स लाइंस के लिए भी डेल्टा न्यू बार की वैल्यू यही रहेगी बस। तो अब हमारे पास स्टोक्स लाइंस का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, ये न्यू बार हमें स्टोक्स लाइंस यहां पर कैलकुलेट करना है, ये बोल रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्टोक्स लाइंस। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? न्यू बार 0 माइनस डेल्टा न्यू बार, ये वाला फॉर्मूला है, हमें ये कैलकुलेट करना है। डेल्टा न्यू बार दे रखा है और देखो वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही दे रखा है, तो हमें कहीं कोई चेंज भी नहीं करना, हमें सिर्फ माइनस 400 कर देना है। और न्यू जीरो बार ये दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है एक्साइटिंग लाइन, लेकिन उसकी वेवलेंथ दी हुई है, हमें इसे न्यू बार में चेंज करना है। तो पहले तो हम इसे 2 इंटू जो हमारा ये है 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंगस्ट्रॉम, पहले तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमेशा 10 टू दी पावर -8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें इसे, ये हो गया सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर इनवर्स कैसे हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -8। ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 50,000। ठीक, तो आपने क्या करना है, बस न्यू बार की वैल्यू आपको सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, तो बस 50,000 में से आपको 400 माइनस करने हैं। तो जब आप 400 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कैसे तरीका है, बस एक्साइटेड या एक्साइटिंग लाइन ध्यान रखना, या तो वो रिले लाइन की फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं या इंसिडेंट, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेंगी। और अगर वो एंगस्ट्रॉम में तो आपको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना है, पहले उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, फिर उसे 1 करके सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर दीजिए, बस फिर से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस विल बी एट अ सेपरेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पहली स्टोक हो चाहे पहली एंटी स्टोक हो, सेपरेशन कितना होता है रेल लाइन से? 6b का, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6b। लास्ट क्वेश्चन है, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। और प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए हमें ने जो देखा था वो डेल्टा वी, ये वी है,
यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में कितना चेंज, कोई भी चेंज हो सकता है, 0 से 1 ट्रांजिशन हो सकता है, 0 से 2 हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है। हालांकि बस +-1 वाले ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो इसलिए हम उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो कोई भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने करवा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।